नमस्कार। मैं डॉक्टर टीटी शर्मा, राजकीय महाविद्यालय गुड्डा। आज हम प्लेटो के संक्षिप्त परिचय के उपरांत प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बातचीत करते हैं। प्लेटो मनोविज्ञान पर आधारित राजनैतिक आवश्यकता के एक बहुत सतत आवश्यकता सतत अनुभव कर रहे थे। वे ये चाहते थे कि कर्तव्यपरायण संगठित समाज की स्थापना के लिए और कार्य विशेषीकरण के आधार पर व्यक्तित्व के विकास के लिए एक विशेष प्रकार की न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है, और इसलिए प्लेटो ने न्याय को एक औषधि के रूप में अपनी रिपब्लिक नामक रचना में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है। तात्कालिक समाज में सोफिस्ट वर्ग के द्वारा, जो एक शिक्षक समाज के रूप में हम देख सकते हैं, तो सोफिस्टों द्वारा जो प्रतिपादित न्याय व्यवस्था है उसका प्लेटो ने घोर विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार ये वस्तुतः न्याय व्यवस्था है ही नहीं। क्योंकि उनके द्वारा बिल्कुल व्यावसायिक आधार पर उसका व्यावसायीकरण करके और उससे लाभ कमाने की नीयत से एक अलग प्रकार की शिक्षा जो है वो शिक्षा के नाम पर, न्याय व्यवस्था के नाम पर या अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर इन सोफिस्ट वर्ग के द्वारा प्रदान की जा रही थी, जो प्लेटो के लिए कभी भी स्वीकार्य नहीं रही। तो प्लेटो ये का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को वह प्राप्त होना चाहिए जो उसका प्राप्य है। अब यहाँ ये बात उत्पन्न होती है कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का प्राप्य है क्या। प्लेटो के अनुसार इस प्राप्य का मतलब है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और शिक्षा दीक्षा के अनुरूप एक ऐसा समाज में स्थान या स्तर और एक ऐसा कार्यक्षेत्र प्रदान किया जाए जिसके आधार पर वो व्यक्ति अपना सर्वोत्तम समाज को प्रदान कर सके। यह है व्यक्ति का प्राप्य, जो प्लेटो के अनुसार के न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो प्लेटो की न्याय की परिभाषा है, ये अपने आप में काफ़ी विचित्र है। विचित्र इन द सेंस कि ये आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था या आधुनिक कानूनी व्यवस्था या आधुनिक न्याय व्यवस्था से बिल्कुल भी कहना चाहिए सहमति नहीं रखती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में न्याय व्यवस्था का जो एक रूप है, एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से प्लेटो का न्याय सिद्धांत नितांत भिन्न है। तो प्लेटो का ये मानना है कि व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा सद्गुण को प्राप्त करना एक प्रकार से प्रत्येक समाज के लिए, व्यवस्था के लिए वांछनीय है। वांछनीय इसलिए क्योंकि इसके बिना समाज या व्यवस्थाएं संचालित नहीं की जा सकती। तो इस वांछनीय को प्राप्त कैसे किया जाए, प्लेटो इसके लिए न्याय को एक समाधान के रूप में, व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली एक कहना चाहिए क्रियात्मक क्षमता के रूप में प्लेटो न्याय व्यवस्था को देखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्लेटो के रिपब्लिक नामक ग्रंथ का आरंभ और अंत दोनों न्याय व्यवस्था के साथ ही, रिपब्लिक जो है वो आरंभ होती है और न्याय के समाधान के साथ ही प्लेटो का जो रिपब्लिक है ग्रंथ, ये एक प्रकार का समाधान देता है। अब देखिए, जब भी कोई समाज में किसी व्यवस्था को स्थापित करने का या उसका विचार एक प्रकार से वहाँ पर प्रेक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप में पहले ये देखा जाता है कि उस तात्कालिक समाज में या व्यवस्था में पहले से इस संदर्भ में क्या क्या व्यवस्थाएं या विकल्प मौजूद हैं। तो प्लेटो का जो ये न्याय सिद्धांत है, उस न्याय सिद्धांत में निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले प्लेटो ने तात्कालिक समय में प्रचलित न्याय के 3 सिद्धांतों का
उल्लेख किया है। और ये प्लेटो के न्याय के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जो तत्कालिक समाज में प्रचलित था वो था न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, जो ये मानता था कि जो न्याय है वो व्यक्ति का अपने कार्य और अपने वक्तव्य में सच्चा होना, ईमानदार होना ही वस्तुतः न्याय है। या इस न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार इसके विचारक ये मानते हैं कि समय समय पर लिए गए ऋण, चाहे वे देवताओं के हैं चाहे वे मनुष्य द्वारा लिए गए ऋण हैं, उनका निश्चित समय पर भुगतान कर देना ही न्याय है। या हम ये कह सकते हैं कि न्याय का परंपरावादी सिद्धांत ये मानता है कि मित्रों से भलाई करना और शत्रु से बुराई करना, टिट फॉर टैट, ये न्याय है। अब प्लेटो, जैसा हमने इससे पहले वाले व्याख्यान में ये देखा था कि प्लेटो ने संवाद शैली का प्रयोग किया है, और ये संवाद शैली जो कुछ पात्रों के परस्पर विचार विनिमय के आधार पर और सत्य तक पहुंचने के लिए अंतिम पात्र के रूप में सुकरात की तरह से के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो प्लेटो इस संदर्भ में ये प्लेटो का ये मानना है कि न्याय वस्तुतः कला नहीं है कि जिसे हम जैसे चाहे अपने मन से उसका प्रयोग कर सकें। फिर शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करना, मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करना, तो ऐसा कौन सा मापदंड है जिससे हम ये जान सकें कि कौन संबंधित हमारा मित्र है और कौन संबंधित हमारा शत्रु है। तो जब मित्र और शत्रु की पहचान संभव नहीं है तो फिर उसके आधार पर न्याय व्यवस्था की स्थापना कैसे की जाएगी। और प्लेटो का ये मानना है कि सामाजिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो बुरे के साथ और बुरा व्यवहार करना नैतिक दृष्टि से या एक व्यवस्थित संतुलित नज़रिए से अगर हम देखें तो ये कतई उचित नहीं है कि जो बुरा है उसके साथ बुरा व्यवहार करना मतलब उसको और बुराई की तरफ प्रवृत्त करना है। प्लेटो का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, इसलिए प्लेटो न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का खंडन करता है। प्लेटो ने तात्कालिक समय में प्रचलित दूसरे सिद्धांत न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। और प्लेटो इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताना चाहता है कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित साधन ही न्याय है। इसका मतलब है कि जिसके पास बल है, ताकत है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वो शक्तिशाली व्यक्ति अपने पद को, अपने स्तर को, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए न्याय का प्रयोग करता है या न्याय की संरचना करता है। इसलिए प्लेटो ये कहता है कि इससे अच्छा तो फिर जो न्याय का उग्रवादी सिद्धांत है वो ये मानता है कि जब शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है तो फिर तो अन्याय जो है वो न्याय से ज़्यादा बेहतर है। शक्ति के रूप में अगर इसको प्रतिपादित किया जाता है न्याय को, तो अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है। अब प्लेटो इस संबंध में इसका मर्दन करता है, खंडन करता है, और वो ये मानता है कि सच्ची कला वही होती है जो पदार्थ के दोषों का निवारण करती है, उसको बढ़ावा नहीं देती बल्कि पदार्थ के दोषों का निवारण करती है, और चाहे स्थितियाँ कितनी भी एडवर्स क्यों ना हो जाएं। प्लेटो ये मानते हैं कि न्याय जो है वो कभी भी अन्याय से परास्त नहीं हो सकता। न्याय हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर स्तर पर, हर व्यक्ति के लिए हमेशा सर्वोत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। इसका समर्थन प्लेटो पुरजोर करते हैं। अब तीसरा सिद्धांत जो न्याय के संदर्भ में तात्कालिक समय में प्रचलित था वो था न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। और ये सिद्धांत ये मानता है कि शक्तिशाली नहीं बल्कि कमज़ोर लोग जो हैं, दुर्बल लोग जो हैं, वो अपने हित साधन के लिए या उनके मन में जो कमजोरी का एक भय है उस भय को कंपनसेट करने के लिए कृत्रिम रूप में न्याय की संरचना करते हैं। तो न्याय शक्तिशाली का हित साधन नहीं, व्यवहारवादियों के अनुसार न्याय कमजोर और जो दुर्बल व्यक्ति है उसके हित साधन के लिए कृत्रिम रूप से स्थापित किया गया।
प्लेटो इस संदर्भ में ये मानता है कि न्याय कभी भी कृत्रिम नहीं होता, ये तो आत्मा का गुण है। न्याय आंतरिक है, प्राकृतिक है, ये भय का शिशु नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की आवाज़ है, उसकी नीड है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो ये स्थापित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जब तक न्याय का परिवेश स्थापित नहीं किया जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति की आत्मा का एक संतुलित विकास, या उसका कहना चाहिए जो प्राकृतिक सद्गुण है प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का, न्याय तत्व, वो पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं होता। और जब तक ये न्याय तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होगी, तब तक व्यक्ति अपने मानव होने के जो कहना चाहिए वास्तविक प्राकृतिक लाभ हैं, जो अपना दर्शन है, जो अपना योगदान है, वो समाज को प्रदान कर ही नहीं सकता। इसलिए हम एक विशेष संदर्भ में अगर देखें, तात्कालिक समाज के जो प्लेटो जिस संदर्भ में इन विचारों का प्रतिपादन कर रहे हैं, उस संदर्भ में अगर हम देखें तो प्लेटो ने न्याय के परंपरावादी, उग्रवादी और व्यवहारवादी तीनों सिद्धांतों का खंडन करके एक अलग प्रकार से नई न्याय व्यवस्था, जैसा जिसका समर्थन प्लेटो करते थे, उसकी स्थापना का प्रयास किया। अब है कि प्लेटो के अनुसार न्याय व्यवस्था या न्याय का तत्व है क्या। प्लेटो ये मानते हैं कि न्याय आत्मा का गुण है और प्रत्येक व्यक्ति में प्राकृतिक रूप में कुछ काबिलियत इस रूप में निर्धारित की गई है कि वो व्यक्ति उस क्षेत्र से निर्धारित कार्य को संपन्न करने में बहुत कुशलतापूर्वक, सक्षमतापूर्वक अपना वास्तविक योगदान, लाभ समाज को प्रदान कर सकता है। तो इसके लिए प्लेटो ने कुछ वर्गों का निर्धारण किया है, और प्लेटो ये मानता है कि प्रत्येक वर्ग का सदस्य अपने लिए निमित्त निर्धारित कार्य को पूरा करता रहे, अहस्तक्षेप के आधार पर, यानी बिना दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप किए, दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप किए, प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कार्य को संपन्न करता रहे। और ये सारी व्यवस्थाएं संचालित करने के लिए एक दार्शनिक शासक, दार्शनिक राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य की स्थापना करे, जिसमें सामाजिक एकता का सिद्धांत स्थापित रहेगा। वर्ग होने के बावजूद भी परस्पर वैमनस्य का कारण नहीं बनेंगे, और इन सारी व्यवस्थाओं के में भागीदारी के लिए इस आदर्श राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को सुशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए प्लेटो ने एक शिक्षा पद्धति का निर्धारण किया है। तो इस शिक्षा क्रम से शिक्षित आदर्श राज्य के व्यक्ति विभिन्न वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो परस्पर एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना सिर्फ अपने क्षेत्र का कार्य करते हुए सामाजिक एकता के इस सिद्धांत के माध्यम से शिक्षा क्रम से शिक्षित होकर न्याय के तत्व की स्थापना कर दी। अब प्लेटो इस संदर्भ में ये मानता है कि राज्य जो है वो एक नैतिक इकाई है, आदर्श राज्य एक नैतिक इकाई है। इसलिए न्याय सिद्धांत की मान्यता भी प्लेटो के अनुसार नैतिक मान्यता है। ये कोई कानूनी मान्यता नहीं है, ये संरचनात्मक मान्यता नहीं है, ये सिर्फ एक सैद्धांतिक मान्यता नहीं है, क्योंकि सद्गुण, न्याय आत्मा का सद्गुण है और प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उसकी भागीदारी निर्धारित कर सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाने के लिए अपनी आत्मा के सद्गुण को साकार करने की आवश्यकता है, और इसे साकार करने का कार्य जो है वो प्लेटो के अनुसार न्याय व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्लेटो न्याय सिद्धांत की व्याख्या एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में नहीं, सैद्धांतिक सिद्धांत के रूप में नहीं, या एक संरचना और एक कानूनी मान्यता के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक प्राणी के व्यक्तित्व विकास की, उसकी आत्मा के नैतिक विकास की एक परम आवश्यकता के रूप में
प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को स्वीकार किया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्गों का जो निर्धारण प्लेटो ने किया है, उन वर्गों के लिए निर्धारित कर्तव्य को ईमानदारी से प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण करता रहे और इस रूप में वो अपना जो सर्वोत्तम देह है वो समाज को प्रदान करता रहे। बदले में समाज उसको जो उसका प्राप्य है, यानी जो उसकी योग्यता, क्षमता और उसकी आत्मा के नैतिक गुण के आधार पर जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति उसके वर्ग की सदस्यता के रूप में निर्धारित करता रहता है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि प्लेटो अपने इस न्याय सिद्धांत के माध्यम से ये अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर न्याय जो है वो आत्मा का विकास है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का सद्गुण है न्याय, और उसकी पूर्ति और प्राप्ति के लिए जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा क्रम है, आदर्श राज्य है, दार्शनिक शासक है, साम्यवाद है, ये सब ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये व्यवस्थाएं टिकी रहेंगी। तो व्यक्तिगत स्तर पर न्याय आत्मा का एक प्रकार का विकास है और सामाजिक स्तर पर ये एक प्रकार से कार्य विशेषीकरण और अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो इस रूप में न्याय को एक सद्गुण के रूप में, एक नैतिक आवश्यकता के रूप में और आदर्श राज्य में एक अनुशासन जो आत्मानुशासन के रूप में है उसके आधार के रूप में स्वीकार करते। लेकिन प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है और वो आलोचना सबसे बड़ी ये आलोचना है कि प्लेटो का ये न्याय सिद्धांत वस्तुतः न्याय सिद्धांत नहीं बल्कि एक नैतिक मान्यता है जो व्यक्ति को उसकी कर्तव्य परायणता से जोड़ती है। न्याय शब्द का साउंड आते ही हमें लगता है कि एक सिस्टम होगा, कुछ कर्मचारी होंगे जो इसके लिए अलग से कार्य करते होंगे, कुछ एक संगठन संरचना होगी जो इसके लिए कार्य करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटो ने न्याय को ना तो कानूनी आधार प्रदान किया, तो जब तक राज्य में कोई ऐसी व्यवस्था जो आदर्श राज्य की एक मूलभूत व्यवस्था है उसको स्थापित करने के लिए जब तक कोई कानूनी संरचना नहीं की है, तो आलोचक ये कहते हैं कि ये तो वस्तुतः न्याय नहीं है, ये व्यक्ति को उसकी कर्तव्य भावना तक सीमित रखने वाला एक नैतिक गुण है। तो नैतिक गुण में अगर किसी प्रकार का असंतुलन आता है तो उसको व्यवस्थित करने के लिए न्याय व्यवस्था एक्टिवेट होती कार्य करती है, या न्याय का कानूनी और उसका जो औपचारिक पक्ष है वो क्या है, इसके बारे में प्लेटो ने कुछ भी नहीं कहा। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इस न्याय के सिद्धांत को आलोचक ये कहते हैं कि ये तो नितांत एक परिकल्पना है, इसमें यथार्थ का तत्व नहीं है। अगर यथार्थ होती तो आलोचक ये कहते हैं आलोचकों का ये मानना है कि अगर प्लेटो की न्याय व्यवस्था यथार्थ होती तो अब तक तो बहुत जगह इसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में होता। ये एक नैतिक शास्त्र के रूप में, नैतिक मान्यता के रूप में, नैतिकता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का करने योग्य कार्य है, कर्तव्य है उसका, लेकिन ये वस्तुतः न्याय व्यवस्था नहीं है। और फिर आलोचक ये भी कहते हैं कि ये तो बहुत ही आत्मपरक है जो प्लेटो की अपनी मान्यता पर आधारित है, और जो अहस्तक्षेप और कार्य विशेषीकरण का जो कॉन्सेप्ट प्लेटो प्रदान करता है, ये कॉन्सेप्ट समाज को वर्गों में विभाजित कर देगा। इसलिए न्याय जो सामान्यतः व्यक्तियों को जोड़कर एक संगठित व्यवस्था स्थापित करने में, एक व्यवस्थित समाज की संरचना में, या हम ये कहें कि व्यक्तियों को आत्मानुशासन के साथ साथ एक व्यवस्था के साथ अनुशासित रूप में जुड़ने के लिए जिस तरह से प्रवृत्त करते हैं उस तरह से कोई व्यवस्था प्लेटो के न्याय सिद्धांत में दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आलोचक ऐसा मानते हैं कि ये वस्तुतः न्याय व्यवस्था नहीं बल्कि प्लेटो की एक आत्मपरक कल्पना है जो यथार्थ पर आधारित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम एक
समालोचना के रूप में प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि तात्कालिक समाज में न्याय के नाम पर सोफिस्टों के द्वारा जो कुछ दर्शन या जो कुछ व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही थी वो व्यवस्थाएं पर्याप्त तो नहीं थी। मानवीय नज़रिए से, कानूनी और संवैधानिक नज़रिए से, या हम ये कहें कि समाज के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इन व्यवस्थाओं में बहुत सारे दोष थे। इन दोषों के कारण ही जो तात्कालिक समाज है वो पतन की तरफ अग्रसर होने लगा था। समाज में नागरिक वृंद में इतना भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार की विकट समस्याएं, चारित्रिक और अन्य प्रकार की विकट समस्याओं का सामना समाज को करना पड़ रहा था। तो प्लेटो ने उन सब के अध्ययन के उपरांत ये एक, ठीक है प्लेटो, क्योंकि हम पहले ही ये मान चुके हैं प्लेटो यूटोपियन थिंकर है, निगमनात्मक उनकी शैली है, तो उन्होंने एक नैतिक गुण को, क्योंकि उन्होंने पहले आत्मा के आधार को ये माना कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है और ये आत्मा सद्गुण के रूप में न्याय की, एक प्रकार से न्याय पर आधारित है या न्याय की मांग करती है या न्याय की स्थापना करना चाहती है। अब न्याय क्या है? क्योंकि राज्य जो है वो आदर्श राज्य है, नैतिकता उसका मूल आधार है, तो उसके एक एक्टिव मेंबर के रूप में, सक्रिय सदस्य के रूप में भाग लेने वाला मनुष्य भी तभी अपना श्रेष्ठ संतुलन और कॉम्बिनेशन बना पाएगा राज्य के साथ जब उसकी आत्मा के नैतिक गुण को उजागर किया जाएगा। और उसे उजागर करने के लिए प्लेटो के अनुसार न्याय का ये सिद्धांत व्यवहारिक रूप में और वास्तविक रूप में समाज को लाभान्वित कर सकता है। तो आज के हमारे इस व्याख्यान में प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की एक संक्षिप्त व्याख्या मैंने प्रस्तुत की है। और प्लेटो का ये सिद्धांत उसके रिपब्लिक का एक मूल आधार है, जिसका आरंभ और अंत रिपब्लिक का इसी सिद्धांत के आधार पर होता है। और बाकी की जो आगे हम व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे उनके आधार पर भी हम ये देखेंगे कि कैसे प्लेटो के सारे सिद्धांत चेन के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ भी बीच में एक सिद्धांत भी कमज़ोर होता है तो आदर्श राज्य की समस्त व्यवस्थाएं खंडित होने का भय रहता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।